हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 की अकाउंटिंग टर्म्स की एक और इंपॉर्टेंट टर्म विच इज नोन एज एसेट। उसको हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। नॉर्मली एसेट जो है आपकी, इसकी अगर हिंदी में प्लेन लैंग्वेज में अगर इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको हम ओन करते हैं। ओन करने का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसका मालिक मैं हूं, वो मेरी क्या होगी? एसेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मेरे जेब में कैश पड़ा हुआ है, उस कैश का मालिक मैं हूं, तो उस वो जो कैश है वो मेरी एसेट है। अगर मेरे बैंक में कोई पैसा पड़ा हुआ है, आई एम द ओनर ऑफ दैट मनी। जो बैंक में पड़ा हुआ है, मैंने अकाउंट खुलवाया है, उसमें पैसे जमा करवाया है, वो मेरी क्या है? एसेट है। अगर मैंने कोई घर खरीदा हुआ है, जमीन खरीदा हुआ है, लैंड खरीदा हुआ है, उसमें मैंने बिल्डिंग बनाया हुआ है और वो मेरी अपनी है, मैं उसका मालिक हूं, वो मेरी एसेट है। ऐसे ही बिजनेस एंटरप्राइजेस में अपनी उनकी एसेट्स होती हैं, जिसको बिजनेस क्या करती है? अपने बिजनेस को, डेली एक्टिविटीज को चलाने के लिए ये सारी एसेट्स उन्हें मदद करती है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था पहले लास्ट क्लास में कि बिजनेस जो होती है एक सेपरेट एंटिटी होती है। इसका मतलब यह है बिजनेस की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक नाम होती है, और बिजनेस के नाम पे हम कुछ प्रॉपर्टीज जो हम खरीदते हैं वो बिजनेस के नाम पे होगा, और वो सारी प्रॉपर्टीज बिजनेस के लिए क्या होगा? एसेट्स होंगे वो सारी चीजें। तो एसेट्स आर बेसिकली, देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इट दीज आर व्हाट? दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। ओन्ड मतलब ये चीज बिजनेस की अपनी चीज है, बिजनेस के नाम पे ये सारी एसेट्स खरीदी गई हुई है। ये जो एसेट्स होती हैं आपकी, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। अब टेंजिबल इंटेंजिबल का मतलब क्या है? टेंजिबल एसेट्स वो सारे एसेट्स हैं जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, वो होगी आपकी टेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट कुछ ऐसा राइट्स मिलता है बिजनेस को, कुछ ऐसा हक मिलता है जिसको यूज करने की राइट सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस एंटरप्राइज के पास होता है। सो वो भी आप बिजनेस की क्या होगी? एसेट होगी। So these are economic resources. What do you mean by economic resources? Economic resources मतलब जो बिजनेस के पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी सामान पड़ा हुआ है, और इन सामान का मालिक यानी कि दीज आर ओन्ड। इन रिसोर्सेस की मालिक कौन है? बाय द बिजनेस, यानी कि बिजनेस जो है इन चीजों की मालिक है। तो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ? ये बिजनेस के लिए सारे एसेट हो गए आपके। इट्स वेरी इजी टर्म, बहुत आसान सा टर्म है। कोई भी चीज जो बिजनेस के नाम पे खरीदा जाए, जो बिजनेस जिसको अपने डे टू डे एक्टिविटी में यूज करती है, वो सारा क्या है? एसेट्स है। ठीक है। सो दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। और इकोनॉमिक, जब मैं रिसोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेस, यानी कि इन रिसोर्सेस की, ये जो सामान पड़ा हुआ है बिजनेस में या सामान खरीदा गया बिजनेस के नाम पे, ये सारे इनकी एक मॉनिटरी वैल्यू है। इसका मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिला। अगर इसको बिजनेस बेचने जाएगा कल को, तो बिजनेस को पैसा मिलेगा इन चीजों को बेचकर। सो इट हैज अ मॉनिटरी वैल्यू टू इट। मार्केट में इसकी एक वैल्यू है एसेट्स की। और ये सारे एसेट्स बिजनेस क्या करती है? अपने पास यूज करती है, यूज करके फ्यूचर में इन्हीं एसेट्स को यूज करके इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है बिजनेस को। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक बेनिफिट? इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब होता है बिजनेस के लिए बेनिफिट क्या है? बिजनेस आप क्यों करते हो? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये एसेट्स जो है आपको प्रॉफिट कमाने में, फ्यूचर में ये आपको हेल्प करेगी, ये आपको मदद करेगी। So these are known as assets and includes, एक तो जो बिजनेस के पास है, और जो जिन चीजों का बिजनेस मालिक है वो तो एसेट है ही है बिजनेस के लिए। प्लस कुछ ऐसी चीजें भी होती है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस को किसी और से लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस एंटर, हमारे बिजनेस ने क्या करा? XYZ को हमने क्या दिया? लोन दे दिया। हमने वहां पे पैसे इन्वेस्ट कर दिया। क्यों करा? इंटरेस्ट कमाने के लिए। 2 साल के लिए हमने वहां पे पैसे इन्वेस्ट कर दिया। ये जो पैसा आपने कहीं और आउटसाइड द बिजनेस जो आपने यूज करा या इन्वेस्ट करा,
पैसे कमाने के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए। उसका मालिक भी बिजनेस ही है, उसने सिर्फ 2 साल के लिए किसी को दिया कि आप अपने बिजनेस में यूज करो, लेकिन उसकी ओनरशिप नहीं चला गया। अभी भी उस पैसे का मालिक मैं ही हूं। अगर मैं किसी को उधार देता हूं तो वो उधार के पैसे मुझे वापस मिलेंगे। तो ऐसी कोई भी चीज जो जिसका हक मेरा है, जो मुझे लोगों से लेना है क्योंकि मैं उस चीज का मालिक हूं, वो भी मेरी एसेट होगी। तो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हुए हैं एसेट्स क्या क्या हो सकती है। देखो, लैंड, ये आ गया आपका लैंड। बिजनेस के नाम पे अगर कोई जमीन खरीदा जाए वो बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि बिजनेस उस लैंड का मालिक है। बिल्डिंग, उस लैंड पे बिजनेस ने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बिल्डिंग खड़ा कर दिया उसमें बिजनेस करने के लिए। वो बिल्डिंग क्या है बिजनेस के लिए? एसेट, क्योंकि वो बिल्डिंग बिजनेस का नाम पे है। बिजनेस उस बिल्डिंग का या लैंड का ओनर है, मालिक है। एक हो गई बिजनेस में जब आप प्रोडक्शन करोगे आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो वो मशीन बिजनेस में आप खरीद के लेकर आए हो, लेकिन वो जो मशीन खरीदा गया आपके पर्सनल नाम पे नहीं है, वो बिजनेस के नाम पे। सो दैट इज एन एसेट और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। वो मशीन भी क्या कहलाएगा? एसेट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के पास कुछ कैश पड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैश भी रखना पड़ता है हमें बिजनेस में, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने का भी किसी को पेमेंट करना है। आज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आज लेबर को पेमेंट करनी है, आज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना है। उसके लिए हमारे पास कैश होना चाहिए, कैश बैलेंस। तो वो जो हमारे पास कैश बैलेंस है बिजनेस के पास, वो उसका मालिक कौन है? बिजनेस खुद है। तो बिजनेस के लिए वो कैश भी क्या हो गया? एसेट हो गया। ऐसे ही जब आप कोई बिजनेस करोगे, आपको बैंक में एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो वो जो करंट अकाउंट खुलवाने के लिए जो पैसे बिजनेस ने जमा करा उसके अंदर, उस बैंक के अंदर, वो जो बैंक बैलेंस है उसका मालिक कौन है? आपका बिजनेस है। तो बिजनेस के नाम पे वो खाता खोला गया है बैंक में। तो बिजनेस के नाम पे अगर खाता खोला गया है, इसका मतलब उसमें जितना भी पैसा बिजनेस जमा कर रहा है, वो पैसे का, उस पैसे का मालिक कौन है? बिजनेस खुद है। इसीलिए वो भी बिजनेस के लिए क्या है? एक एसेट है। इसके बाद कुछ एसेट्स ऐसी होती है जो, देखो ये सारी चीजें जो लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कैश, बैंक, और भी हो सकता है, फर्नीचर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें जो होती है बिजनेस का एसेट होता है। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो इंटेंजिबल, जो आप देख नहीं सकते हो, लेकिन उस चीज को यूज करने का राइट, हक आपको है, वो भी हमारी एसेट होगी। फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है, जैसे आपकी एक पब्लिशिंग हाउस है जो आपका बिजनेस है। हम क्या करते हैं? बुक्स को पब्लिश करते हैं, प्रिंट कराते हैं और उसको करके हम मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, ये आपका बिजनेस है। तो हमने क्या करा, जैसे आप अकाउंटेंसी बुक में देखना, आपकी जो अकाउंटेंसी बुक है वो टीएस ग्रेवाल सर ने लिखा होगा या लिखा है। लिखने के बाद जो हमारी पब्लिकेशन का नाम है वो सुल्तान चंद एंड सन्स है। आप देखना उसमें लिखा होगा आपके बुक में सुल्तान चंद एंड सन्स। तो दे आर द पब्लिशर। ये लोग क्या करते हैं? उस बुक को प्रिंट करा के पब्लिश करते हैं, यानी कि मार्केट में बेचते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। उसके बाद उस पैसे में से एक हिस्सा टीएस ग्रेवाल सर को जाती है, ये पैसे। ठीक है, तो टीएस ग्रेवाल सर जो है, ही इज बेसिकली द ऑथर ऑफ दिस बुक, जिन्होंने बुक को लिखा। लेकिन सुल्तान चंद ने उसी टीएस ग्रेवाल सर की लिखी हुई बुक को सुल्तान चंद एंड सन्स क्या कर रहा है? उसको प्रिंट करवाया और उसके बाद उसको पब्लिश करा, यानी कि मार्केट में बेचा और उससे पैसे कमाया। उस पैसे में से कुछ एक सर्टेन पोर्शन उन्होंने टीएस ग्रेवाल सर को भी दे दिया, उसको रॉयल्टी भी कहते हैं। तो ये जो है, अब सुल्तान चंद एंड सन्स के पास एक राइट मिला, एक हक मिला कि जो भी टीएस ग्रेवाल सर लिखेंगे या उन्होंने लिखा बुक, अकाउंटेंसी की बुक लिखा, उसको प्रिंट करा के मार्केट में उसको बेचने का राइट सिर्फ और सिर्फ सुल्तान चंद सन्स के पास है। आप देखना आपकी बुक में सेकंड या थर्ड पेज में ऐसा एक सर्कल बना होगा, उसमें ना सी लिखा होगा और उसमें लिखा होगा ऑल राइट्स रिजर्व। इसका मतलब यह है कि जो भी ये हम पब्लिश कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं, इसको मार्केट में प्रिंट करा के बेचने का हक सिर्फ हमारा है। इसके लिए हम पैसे भी देते हैं। जो ऑथर है, ऑथर को हमने पैसे भी दिया सुल्तान चंद एंड सन्स की तरफ से। तो सुल्तान चंद एंड सन्स के लिए वो भी एक एसेट है, क्योंकि उस बुक को प्रिंट कराने का हक सिर्फ और सिर्फ
सुल्तान चंद एंड सन्स के पास है, वो पब्लिशिंग हाउस के पास है। दिस इज ऑल्सो एन एसेट। तो इसको हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। इसको आगे और पढ़ेंगे हम डिटेल में। जस्ट आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है, तो ये हो गया आपके एसेट। तो बेसिकली एसेट का मतलब क्या हो गया एक बिजनेस के लिए? एक बिजनेस जो भी चीजों की को ओन करता है, यानी कि एक बिजनेस जिन चीजों का मालिक है वो सारी की सारी चीजें जो बिजनेस की अपनी है, बिजनेस के नाम पे खरीदा गया हुआ है, लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, तुम्हारे कंप्यूटर हो, मशीन हो, कैश बैलेंस हो, बैंक बैलेंस हो, या किसी से कोई पैसा लेना हो। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को उधार पे सामान बेचा, उससे पैसा लेना है। सामान तो आपने दे दिया लेकिन पैसा आया नहीं, आना है। जो पैसा फ्यूचर में आना है उसका भी लीगल ओनर बिजनेस है, तो वो भी बिजनेस अपने आप को, उस पैसे को भी क्या मानेगा? अपना एसेट मानेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो बिजनेस का अपना है, दीज आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिसकी मार्केट में एक मॉनेटरी वैल्यू होगी। ये सारे एसेट्स टेंजिबल भी हो सकते हैं, या फिर ये सारे एसेट्स क्या हो सकते हैं? आपके इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। और बिजनेस के पास इन चीजों की ओनरशिप है, यानी कि बिजनेस इन चीजों का मालिक है, बिजनेस के नाम पे है ये सारी चीजें। करेक्ट? अब देखो, ये तो हो गया। अब एसेट्स भी होते हैं, बहुत टाइप्स के एसेट्स होते हैं। वो किन किन टाइप्स के एसेट्स होते हैं वो भी एक बार देखते हैं बच्चों। जो आपकी टाइप्स ऑफ एसेट, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स। एक हो गया आपका नॉन करंट एसेट, एक हो गई आपकी करंट एसेट्स, और एक हो गया आपका फिक्टिशियस एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स क्या है वो देखते हैं। नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है बच्चों, all the assets which are held by the business, which are held by the business for a period of more than 1 year, period of more than 1 year, and they are not meant for resale. They are not meant, or they are not meant for रीसेल। रीसेल के लिए मतलब दोबारा से उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा गया। ये ऐसी एसेट्स है जो बिजनेस अपने पास रखती है, उसको बिजनेस क्या करती है? यूज करती है, सालों साल उसको यूज करती है। और वो सारे एसेट्स बिजनेस जो है, इसका मतलब 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए उसको यूज करता है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको लायबिलिटी बताया था कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। 1 साल के अंदर अंदर जो आप कन्वर्ट कर देते हो किसी चीज में, उसको हटा देते हो, किसी को दे देते हो, वो हो गया आपका क्या हो गया? शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म है जिसको आप 1 साल के बाद वाली चीज है जिसको आप कन्वर्ट करोगे। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ, ऐसी कोई भी एसेट जो हम हमारे पास रखते हैं बिजनेस के पास, उसको यूज करने के लिए फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए बिजनेस क्या करती है? ये सारी चीजें अपने पास रखती है, उसको यूज करती है। दीज आर यूज्ड टू गेट बेनिफिट्स इन द फ्यूचर, यानी कि हमें प्रॉफिट, बेनिफिट मतलब बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है। टू गेट बेनिफिट्स फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में हम इन एसेट्स को अभी यूज करेंगे, यूज करने के बाद फ्यूचर में क्या होगा? इनसे हम पैसे कमाएंगे, इनसे हम बेनिफिट लेंगे, इनसे हम मुनाफा या प्रॉफिट हम कमाएंगे इस बिजनेस को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस में आपने क्या करा? जमीन खरीद ली, बिल्डिंग बना दी, ठीक है, वो आपकी एसेट है, प्रॉपर्टी। उस बिल्डिंग में आपने क्या करा? एक फैक्ट्री खोल दिया। सपोज आप ये सामान बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपने क्या करा? इस चीज के लिए, इस चीज को बनाने के लिए आपने एक मशीन भी तो खरीदना होगा। वो आप मशीन खरीद के लाए हो।
सर वो मशीन को आपने बेचने के इंटेंशन से नहीं खरीदा, वो जो जमीन थी आपकी, वो जो बिल्डिंग आपने बनाया, उसको बेचने के लिए नहीं बनाया आपने उसको, उसमें बिजनेस करने के लिए, उसको बिजनेस की पर्पस के लिए यूज करने के लिए आपने वो सारी चीजें खरीदा। अब उस मशीन को जो आपने खरीदा, उस मशीन से ये प्रोडक्ट निकलेगा, सालों साल यूज करते जाओगे, जब तक उस मशीन की लाइफ खत्म नहीं हो जाए, वो मशीन को अपने पास रखो। दैट मशीन इज एन एसेट। वो मशीन बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक एसेट हो गया। तो एसेट्स को हम यूज करके फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट कमाने में हमारी मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मशीन में मैंने ये बनाया स्टाइलस, ये चीज मशीन में बनाने के बाद हम क्या करेंगे, कस्टमर को ये सारी चीजें बेचेंगे, और कस्टमर को जब ये सारी चीजें बेचोगे, कस्टमर से आपको पैसे मिलेंगे, और जो भी पैसे मिलेंगे उसी से आप अपना प्रॉफिट कमाओगे बिजनेस के लिए। सो दिस हेल्प assets help the business in earning profits or any economic benefits in the future। तो ये हो गया आपका नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स जिसे हम कहते हैं, यानी कि इसको बिजनेस 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करके रखता है, यूज करता है। और इसमें सिर्फ मशीन, लैंड, बिल्डिंग नहीं आता, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई एम सेइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इसका मतलब होता है बेटे आपका, आपके पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ था, ठीक है। अब एक्सेस कैश जब आपके पास पड़ा हुआ था, आपने डिसाइड करा कि आपने बैंक में रखा हुआ है, बैंक में हमने करंट अकाउंट बिजनेस के लिए हम खुलवाते हैं, और करंट अकाउंट में आपको पता है हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो अगर हमें इंटरेस्ट वहां से नहीं मिलता तो वो तो आइडल पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है। हमने क्या करा, बैंक में से 10 लाख रुपए निकाल लिए जो आइडल पड़ा हुआ था, उसको निकाल के हमने किसी और कंपनी में या किसी और बिजनेस में हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया 3 सालों के लिए। देखो, मैंने 3 सालों के लिए बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए उस पैसे को हमने इन्वेस्ट करा। हर साल के एंड में हमें वहां से 3 सालों तक कंटिन्यूअसली हमें वहां से हर साल के एंड में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा उस पैसे पे। और जो तीसरा साल जैसे ही खत्म होगा, हमने 3 साल के लिए इन्वेस्ट करा था, तीसरे साल के एंड में वो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा भी हमारे पास वापस आ जाएगा, क्योंकि हम उसका मालिक है। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए क्या है, एसेट है, और ये लॉन्ग टर्म एसेट है। सो दीज एसेट्स आर कॉल्ड, इन्हीं एसेट्स को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब नॉन करंट एसेट्स को भी फर्दर अलग अलग पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। जैसे एक हो गया आपका फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स वही एसेट्स होती हैं, जैसे मैंने कहा, जिसको आप 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए अपने पास रखोगे और उसको बिजनेस में यूज करोगे ताकि फ्यूचर में आप उससे प्रॉफिट कमा सको उन एसेट्स को यूज करके। जैसे मैंने शुरू में एक बार बताया था, एसेट्स भी अलग अलग तरीके के होता है, कुछ टेंजिबल भी हो गए, इंटेंजिबल। सो बेसिकली बच्चों, आपका टेंजिबल एसेट्स क्या है वो पढ़ते हैं पहले। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be seen or touched, जिसको हम देख सकते हैं, seen और touched, जिसको हम टच कर सकते हैं। These are known as tangible assets. For example, land, building, plant, machinery, furniture, कंप्यूटर, हार्डवेयर, ये सारी चीज। और ऐसी एसेट्स जिसको हम देख नहीं सकते, those assets which cannot be seen or touched, which cannot be seen or touched, इनको हम कहते हैं बच्चों इंटेंजिबल, जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसकी टेंजिबल एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब है जो हमें दिखता है। लैंड है, लैंड हमें दिखेगा, मशीन हमें दिखेगा, फर्नीचर हमें आंखों से देख सकते हैं, इनको टेंजिबल कहते हैं। और जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी बिजनेस के लिए वो एसेट है, जैसे मैंने आपको एक कॉपीराइट का एग्जांपल दिया था, एसेट्स की डेफिनेशन जब मीनिंग बता रहा था, वो इंटेंजिबल एसेट्स हो, देख नहीं सकते हो, लेकिन ये ना कुछ हक होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं आपके। वो राइट्स यानी कि हक होता है जिसकी भी मार्केट में एक
मॉनेटरी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था कॉपीराइट, सुल्तान चंद एंड सन्स के पास जो पब्लिशर है उनके पास एक हक है कि टीएस ग्रेवाल सर की लिखी हुई बुक को प्रिंट कराना और फिर उसको मार्केट में पब्लिश करना और उससे पैसे कमाना, मार्केट में उसको बेच के। तो ये जो कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट एसेट है, यानी कि उस चीज की कॉपी बनाने की राइट सुल्तान चंद ने खरीद लिया। उसके लिए सुल्तान चंद टीएस ग्रेवाल सर को पैसे भी दिया उन्होंने या देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ एसेट, ये भी एक हक है मेरा अगर किसी पे, वो मेरी एसेट होगी। अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल टेंजिबल और एसेट्स क्या क्या हो गया आपके, लैंड, फिर क्या हो गया आपका बिल्डिंग, फिर क्या हो गया आपका फर्नीचर, फिर क्या हो गया आपका मशीन, फिर क्या हो गया कंप्यूटर हार्डवेयर। ये सारी दिखेगा आंखों से, और ये सारी चीजें बिजनेस के नाम पे खरीदा गया है। तो दीज आर कॉल्ड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। और भी चीजें हो सकती है इसमें, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर दिखता है, बिजनेस के लिए हमने फर्नीचर खरीदा बिजनेस में यूज करने के लिए, फर्नीचर इज व्हाट, फिक्स्ड एसेट। इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत सारे, मशीन के पार्ट्स होते हैं, छोटे मोटे मशीन जिनको हम इक्विपमेंट्स भी कहते हैं, वो इक्विपमेंट्स होती है। प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह लगाई जाती है, जैसे सीरीज ऑफ मशीन्स होते हैं इसमें। एक ही प्लांट में कैसे होता है, बहुत ज्यादा, जैसे कोको कोला आपकी बॉटलिंग प्लांट होगा, उसमें कई सारी सीरीज में मशीन्स लगे होंगे, उसको एज ए होल हम उसको प्लांट कहते हैं। तो प्लांट अगर आपने लगवाया बिजनेस के नाम पे, दैट इज व्हाट, बिजनेस के लिए फिक्स टेंजिबल एसेट है, दिखता है वो। और कुछ एग्जांपल्स हैं आपके इंटेंजिबल एसेट्स के। वो सारे इंटेंजिबल एसेट्स क्या क्या हो सकता है, कॉपीराइट जो मैंने आपको अभी समझाया सुल्तान चंद और टीएस ग्रेवाल सर की। एक होती है गुडविल। बेटे गुडविल जो होता है ना, दिस इज द मॉनेटरी वैल्यू फॉर द नेम और स्टेटस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की मॉनेटरी वैल्यू, ब्रांड जिसे आप कहते हो, एक जो जितना बड़ा ब्रांड है उसकी मार्केट में उतनी ज्यादा गुडविल होगी। आज रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, उनकी बहुत ज्यादा मार्केट में गुडविल है। लोग उस नाम को, रिलायंस नाम को पढ़ के ही लोग कस्टमर्स अपने आप चले जाते हैं और रिलायंस की प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं, ठीक है। नाइकी हो गया, नाइकी के शूज वगैरह आप लोग पहनते हो, तो नाइकी की शूज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको नाम से ही उसको देख के आप जाते हो, नहीं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसके नाम से ही आपको एश्योरेंस हो गया। तो आप क्या करते हो, नाइकी के शूज खरीदते हो, थोड़ा महंगा होता है बट स्टिल वो एक ब्रांडेड चीज है, इसीलिए इनके पास ज्यादा कस्टमर्स जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर नेम, बिकॉज ऑफ देयर फेम। तो ये भी क्लास 12 में हम सीखेंगे, एक कंपनी की गुडविल, उसको मॉनेटरी वैल्यू में कितने रुपए की गुडविल है किसी कंपनी की, वो भी निकालना सीखेंगे। एंड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हर साल वो कमाते हैं, जिस कंपनी की प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उस कंपनी की गुडविल उतनी ज्यादा होगी, एक नाम ज्यादा होगा, उतना बड़ा ब्रांड होगा, दिस इज कॉल्ड गुडविल। इसकी भी एक मॉनेटरी वैल्यू। तो एक नाम है, तो अब देख नहीं सकते उसको, लेकिन जो बिजनेस है, एंटरप्राइज है, या रिलायंस जो है, वो उसको महसूस कर सकता है कि मेरे नाम की वजह से क्या हुआ, हम ज्यादा कस्टमर आ रहा है हमारे पास, ज्यादा कस्टमर आ रहा है तो इसका मतलब हम ज्यादा सेल कर रहे हैं, ज्यादा हम अगर ज्यादा सामान बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो इससे इसका मतलब क्या हुआ, आप ज्यादा प्रॉफिट भी कमा पा रहे हो। तो नाम से पैसे आता है, दैट नाम, उसकी भी एक मॉनेटरी वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड गुडविल। बहुत सारे कंपनीज है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने कुछ एप्पल का साइन डाला हुआ है, ये देखो नाइकी का साइन है, मैकडोनल्ड्स का है। तो ये सारी भी, इनको हम लोगो कहते हैं, या इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग टर्म में ट्रेडमार्क। नाइकी वालों ने क्या करा होगा, ये जो इनका साइन है, ये जो टिक सिंबल है, इसको अपना लोगो बना दिया, इस लोगो को वो अपने प्रोडक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट में यूज करने का फायदा क्या हुआ, अब आप पूछोगे सर, फायदा यह है कि जब नाइकी का लोगो को दिखता है किसी प्रोडक्ट में, किसी शू में, इसका मतलब लोगों को एश्योरेंस हो जाता है, या लोगों को यह पक्का हो जाता है कि ये मैं ब्रांडेड एक सामान खरीद रहा हूं, इसकी क्वालिटी अच्छी है,
ठीक है, ये इत्मीनान हो जाता है कस्टमर्स को, तो मैं थोड़ा ज्यादा पैसे देके उसको खरीद लूं, क्योंकि लोग पहनते हैं ब्रांडेड चीजें। पहनने का मेन पर्पस क्या है कि क्वालिटी पे भरोसा है लोगों को उस पे। तो कंपनीज ये लोगो यूज करती है, लोगों से कि वो क्या करती है, लोगों को अपना एडवर्टीजमेंट होता है एक तरीके से लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को और इस ट्रेडमार्क को सिर्फ और सिर्फ कौन यूज कर सकता है, नाइकी वाले यूज कर सकते हैं। जैसे एप्पल का भी वैसे ही है, ये एप्पल का साइन जब वो लग गया, अब ज्यादातर तुम्हारी कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह है, आपकी सॉफ्टवेयर भी है, तो ये लोग ये सारी चीजें बनाते हैं, बनाने के बाद उसमें एक लोगो लगाते हैं, वो लोगो से ही लोगों को पता लग जाए अच्छा ये एप्पल की चीज है ना। तो उसकी भी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, क्योंकि ये जो लोगो है, अब नाइकी ने कहा ये लोगो मेरा है, ऐसे कैसे हो गया लोगो, क्योंकि इसको रजिस्टर करवाया गया, इसकी रजिस्ट्रेशन होती है प्रॉपर अथॉरिटी के पास। इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फीस भी दिया होगा नाइकी वालों ने, कि 10 साल के लिए हम इसको यूज करेंगे या 50 साल के लिए हम इसको यूज करेंगे, तो 50 साल के लिए उन्होंने फी भी दी होगी, तो उसकी भी एक मॉनेटरी वैल्यू है। कल को अगर मान लो नाइकी कंपनी बंद करने की सोचे, वाइंड अप करे अपनी कंपनी को या बिजनेस को, अब दूसरा कोई बंदा अगर आके कहे ना कि सर हमें ना ये राइट दे दो, ये लोगो अब हम यूज करेंगे, आपकी जो नाइकी की लोगो है, तो नाइकी उनसे इस लोगो का पैसा भी लेगा, जो रजिस्ट्रेशन फी उन्होंने वहां पे दिया था प्रॉपर अथॉरिटी को। तो इसकी भी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो ये लोगो क्या, लोगो तो दिखेगा, लेकिन लोगो को यूज करने का जो हक है, राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज के पास है जिन्होंने अपने नाम पे ये लोगोस, ट्रेडमार्क्स रजिस्टर कराया हुआ है। ओके, सो ये भी इंटेंजिबल एसेट है। एक हो गया आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सर हार्डवेयर अगर है, देखो ऊपर एग्जांपल में मैंने लिखा था कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सी एसेट है, वो आपका फिक्स टेंजिबल एसेट है, दिखता है, स्क्रीन है, मॉनिटर है, यूपीएस है, माउस है, कीपैड है, ये दिखता है, 2000 आपका टेंजिबल एसेट्स है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर के अंदर होता है, चिप्स में होता है, वो आपको दिखेगा नहीं वो लैंग्वेज, बस आप क्या करना होता है, आपको इनपुट देना होता है, वो वहां पे जो भी लैंग्वेज है कंप्यूटर की, वो उसको कैलकुलेट करके आपको आउटपुट दे देता है, आपको रिजल्ट दे देता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट वाले सॉफ्टवेयर बनाती है, उसको बेचती भी है, तो ये क्या है, आपको दिखता तो नहीं है सॉफ्टवेयर, लेकिन ये है किसका, उस कंपनी के नाम पे वो कंपनी बनाती है, और इससे वो पैसे भी कमाती है। सो दिस इज एन एसेट, ये भी एक एसेट है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट जो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उसका ओनर वो कंपनी खुद है, माइक्रोसॉफ्ट उस सॉफ्टवेयर की मालिक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या है, एक एसेट है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी पेटेंट, किसी भी चीज की, जैसे मान लो कार की डिजाइन करा, आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपने कार की डिजाइन करवाया, अब उस डिजाइन को आपने क्या करा, रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर कराने के लिए आपको पैसे देना पड़ा, मतलब उस डिजाइन को बनाने का हक आपके पास आपको मिल गया, वो आपने पेटेंट करवा लिया उस चीज को अपने नाम पे, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। तो ये भी एक राइट है जिसके लिए कंपनी के पास सिर्फ इस चीज को यूज करने की पेटेंट है, इसका मतलब इस चीज को, इस डिजाइन की कार को बनाने के लिए सिर्फ इसी कंपनी के पास हक होगा, राइट होगा, जिन्होंने इसको अपने नाम पे ये पेटेंट कराया हुआ है, रजिस्टर करवाया हुआ है, इसके लिए भी उन्होंने पैसे दिए। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, इंटेंजिबल एसेट्स। तो बच्चों ये है आपके फिक्स्ड एसेट्स के कुछ पार्ट, और इसमें एक चीज है जो मैंने आपसे कहा था, एक चीज और आती है, दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आती है। यानी कि अगर हम अपना पैसा जो आइडल अभी फिलहाल मेरे पास पड़ा हुआ है बैंक में, हमने क्या करा, हमारे बिजनेस ने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया बाहर, बाहर मतलब अपने बिजनेस में नहीं, अपने बिजनेस में ओनर ने पैसे लगाया तो कैपिटल हो गया, ये बिजनेस के पास जो पैसा पड़ा हुआ था, जो आइडल था, वो इन्होंने बाहर किसी और बिजनेस में लगा दिया इंटरेस्ट कमाने के लिए, और ये इन्होंने इन्वेस्ट करा कितने पीरियड के लिए, मोर देन 1 ईयर। अगर इन्होंने 2 साल के लिए कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर दिया, ये पैसा जो है अभी भी इन्वेस्ट करने के बाद, यानी कि किसी और को लोन दे दिया, वो भी इन्वेस्टमेंट है, तो अगर हमने किसी को उधार दे दिया, 2 साल के लिए उधार दे दिया, उसका मालिक नहीं बन गया जिसको हमने दिया, उसका मालिक, उस पैसे की मालिक जो मैंने लोन दिया, अभी भी मैं हूं,
या हमारा बिजनेस है, ये पैसा हमें वापस मिलेगा फ्यूचर में। सो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये भी आपकी एक एसेट होती है, लेकिन अगर इन्वेस्ट हम पैसे करें फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए अगर हम पैसे इन्वेस्ट करें, दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और ये हमारी नॉन करंट एसेट्स का एक पार्ट है। तो बच्चों, एसेट्स का जो टाइप्स है, पहला टाइप क्या है? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स वो सारी एसेट्स होती है जो बिजनेस क्या करती है उसको खरीदती है, बिजनेस के या बिजनेस के नाम पे खरीदा जाता है। बिजनेस उन एसेट्स को बेचती नहीं है, बेचने के इंटेंशन से नहीं खरीदा, उन्होंने उसको बिजनेस में यूज करना है, डे टू डे एक्टिविटीज में। यूज करने के बाद फ्यूचर में जाके उससे हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट कमाने में ये सारे एसेट्स हमारी मदद करेगी। और ये जो नॉन करंट एसेट्स है, उसमें मैंने आपको बताया था, इसमें दो चीजें होती हैं, दो अलग अलग टाइप्स के फिक्स एसेट्स होते हैं। एक हो गया आपका इंटेंजिबल एसेट्स, एक हो गया टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ये हो गए। और टेंजिबल फिक्स एसेट्स के मैंने आपको एग्जांपल बताया कुछ, उसके बाद इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया। ये तो हो गया फिक्स एसेट्स। और उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए हम बाहर आउटसाइड द बिजनेस अपना पैसा अगर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और आफ्टर मान लो 2 साल के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करा और वो पैसा हमें 2 साल बाद वापस मिल जाएगा, क्योंकि वी आर स्टिल द ओनर ऑफ दैट मनी, हम मालिक है उस पैसे का। हमने सिर्फ इंटरेस्ट कमाने के लिए हमने क्या करा, 2 साल के लिए किसी को दे दिया था, अब हमें वो वापस मिलेगा 2 साल बाद, और 2 सालों तक इंटरेस्ट भी कमाओगे उस पैसे। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। बच्चों, हमने अभी तक नॉन करंट एसेट्स के बारे में पढ़ा, जो पहला टाइप कैटेगरी ऑफ एसेट्स था। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरे टाइप ऑफ एसेट है, दोज आर कॉल्ड करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स होते क्या है, लेट्स गो थ्रू इट नाउ। देखो, करंट एसेट्स वो सारे एसेट्स होते हैं जो बिजनेस अपने पास रखती है, लेकिन अपने पास जो बिजनेस रखती है, रखने के बाद बिजनेस का इंटेंशन ये होता है कि इसको हम कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे, या कन्वर्ट करने का इंटेंशन है विद इन अ शॉर्ट पीरियड। और ये शॉर्ट पीरियड जो होती है आपकी 1 साल के लिए होती है। इसका मतलब, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि कोई भी ऐसी एसेट जो बिजनेस के पास है, बिजनेस अपने पास रखती है, लेकिन वो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए नहीं रखती, जैसे नॉन करंट एसेट होता है। ये सारे वो सारे एसेट्स होती है जो बिजनेस के पास है, और बिजनेस इसको कैश में कन्वर्ट करना चाहती है विद इन 1 ईयर। दीज आर कॉल्ड करंट एसेट्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और क्लियर करता हूं। सपोज आपने क्या करा, गुड्स खरीदा। गुड्स का मतलब है मर्चेंडाइज, मैंने आपको बताया था। मर्चेंडाइज का मतलब है ये जो चीज है, ये स्टाइलस, ये पेन जो है, आप बेचने का बिजनेस है आपका। ये पेन आप कहीं से खरीद के लाते हो, खरीद के लाके वो शोरूम में आप डिस्प्ले करके रखते हो, ताकि कस्टमर आए और उसको खरीद के लेकर जाए। तो आपका इंटेंशन क्या है? आपने जो पेन खरीदा, आपका इंटेंशन ये था अपने पास हमेशा के लिए नहीं रखना, इसको यूज नहीं करना बिजनेस में, जैसे नॉन करंट एसेट होता है। इसको हमारी इंटेंशन है जितना जल्दी हो सके हम इसको बेचना चाहते हैं। यानी कि हमारी जो एक एजम्पशन होती है, एक जो हम सोच के रखते हैं कि इसी साल जो भी सामान ये सब मैंने खरीदा बेचने के लिए, ये इसी साल मेरा बिक जाए। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर बिकने के बाद हमें उसके बदले में क्या मिलेगा? कैश मिल जाएगा। तो ऐसी कोई भी एसेट्स जो बिजनेस अपने पास रखती है और उसको कैश में कन्वर्ट करने का इच्छा रखती है या इंटेंशन रखती है, दोज आर नोन एज करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, गुड्स। आपने बिजनेस में क्या करा? गुड्स खरीदा। गुड्स आर परचेज टू रीसेल। इसको हम परचेज करके अपने पास लंबे समय तक नहीं रखेंगे, हमारी इंटेंशन है इसको रीसेल करना। यही तो, इसीलिए तो आपने बिजनेस खोला हुआ है कि सामान बेचोगे और उससे पैसे कमाओगे। तो इसको रीसेल करके हमें क्या मिलेगा? हमें बदले में कैश मिलेगा। तो ये सारे होते हैं आपके करंट एसेट्स, जो कि विच आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के एग्जाम्पल्स भी हम एक एक करके पढ़ते हैं,
वो एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, लेट्स सी। सबसे पहला है आपके पास जितना भी कैश बैलेंस है, इसको तो कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ये एक तो एसेट है, सबसे पहले ये समझो कि एसेट है, क्योंकि इस कैश का मालिक हम हैं, तो ये हमारी क्या है, एसेट है। तो इसको कन्वर्ट करने और जब चाहे इसको मैं यूज कर सकता हूं, चाहे सामान खरीदने के लिए, चाहे एक्सपेंसेस पे करने के लिए। तो ये हमारी करंट एसेट्स होगी। एक होता है आपका बैंक बैलेंस, जो बैंक में आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, वो भी हमारी एसेट है। बिजनेस के नाम पे आपने बैंक अकाउंट खोला हुआ है, उस बैंक अकाउंट में आपने कुछ पैसे जमा कराया हुआ है, या अकाउंट खोलने के लिए आप पैसे जमा कराते हो, तब जाके अकाउंट खुलता है। तो उसमें जो पैसे पड़ा हुआ है, उसका ओनर कौन है, बिजनेस है। अगर उसका ओनर बिजनेस है तो बिजनेस के लिए एसेट है। और ये करंट एसेट इसलिए है क्योंकि ये तो जब चाहे आप वहां से बैंक में किसी भी वर्किंग डे में चले जाओ, जिस दिन बैंक खुला है, एक पेन स्लिप, एक फॉर्म आप भरो, फॉर्म भर के दे दो, वो आपको पैसे दे देगा, फिर उस पैसे को आप काम पे लगा दो। दैट इज बैंक बैलेंस, करंट एसेट। एक एसेट होती है बेटे आपकी, जैसे ऊपर हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो आपके पास कुछ आइडल पैसा पड़ा हुआ था बैंक में, जो काम नहीं आ रहा था, आपने क्या करा, उसको किसी और बिजनेस में लगा दिया, या किसी को उधार दे दिया आपने। और ये जो आपने उधार दे दिया, ये 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए नहीं दिया। 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए दोगे तब तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। दीज आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म, यानी कि फॉर 1 ईयर और लेस, या तो 1 साल के लिए या 1 साल से कम पीरियड के लिए अगर आपने किसी को उधार दिया, ये पैसे 1 साल से के अंदर अंदर आपके पास कैश वापस आ जाएगा। सो दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट, इनको हम क्या कंसिडर करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट मानते हैं इसको। क्लियर है? अब देखना, कुछ टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप बुक लिखोगे। दीज आर कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल, देखो रिसीव्ड और रिसीवेबल में फर्क होता है। रिसीव्ड मतलब जो ऑलरेडी पैसा आ चुका है, रिसीवेबल का मतलब है जो पैसा फ्यूचर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करा होगा जिसके बदले में पैसे अभी तक आया नहीं है, लेकिन एक एग्रीमेंट हुई है हमारे बीच और जिनसे हमने पैसे लेना है, उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ है कि वो पैसा अगले महीने, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद वो हमें पैसे देंगे, वापस करेंगे, हमारा पैसा उनके पास है। तो उस पैसे का मालिक मैं हूं, या हमारा बिजनेस है, तो वो पैसा भी हमारे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि हम उसका मालिक है, इसीलिए वो एसेट। और वो करंट एसेट कब होगा? जब 1 साल के अंदर अंदर वो पैसा मैंने वापस लेना है उससे, या जो हमारी एग्रीमेंट हुई है उस बंदे से कि वो हमें 1 साल के अंदर अंदर, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, या 4 महीने के अंदर अंदर वो हमारे को वो पैसे वापस कर देगा। सो दे आर कंसिडर्ड एज करंट एसेट्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहला जो है इसके अंदर, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है डेटर्स। डेटर कहते हैं, इसमें बी साइलेंट होता है, दीज आर कॉल्ड डेटर्स। एक होता है दूसरा जो है आपका बिल्स रिसीवेबल्स, मिलना है, रिसीवेबल। ओके, अब देखो, डेटर का मतलब होता है ऐसा कोई भी बंदा, एनी पर्सन फ्रॉम होम वी आर एंटाइटल्ड टू गेट मनी, जिनसे हमें पैसा लेना है, एंटाइटल्ड टू गेट मनी इन फ्यूचर। और ये फ्यूचर 1 साल से कम पीरियड का होगा। मनी इन फ्यूचर विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। और क्यों लेना है? कोई रीजन तो होगा, क्योंकि उस बंदे से आपने पैसे लेना है, आप कह रहे हो उस पैसे का मालिक आप हो, तो क्यों लेना है? विद इन 1 ईयर फॉर गुड्स, जिनको हमने सामान बेचा, फॉर गुड्स सोल्ड टू हिम
ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये डेटर हमारे लिए कौन है? ये डेटर वो लोग हैं जिनको हमने अपना सामान बेचा, और जब हमने सामान बेचा इमीडिएटली पैसा उन्होंने हमें नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ एक एग्रीमेंट करा कि आपके पैसे हम 2 महीने या 3 महीने बाद हम आपके पैसे आपको दे देंगे। सो इस पैसे का भी तो मालिक मैं हूं, क्योंकि हमने तो गुड्स दे दिया उस एग्रीमेंट के तहत। लेन देन ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। मैंने कहा था क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार पे बेचा। तो सामान मैंने उसको दे दिया, अब उसने प्रॉमिस करा या एग्रीमेंट करा हमारे साथ कि ये पैसा वो 3 महीने बाद हमारे को दे देगा। तो 3 महीने बाद ये पैसा जो मैंने जिस बंदे से लेना है, वो बंदा, दैट पर्सन इज व्हाट, उसको हम क्या कहेंगे? डेटर बोलेंगे। और ये पर्सन जो है कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, राम, श्याम, अजय, विनोद, या कोई बिजनेस हाउस भी हो सकता है। बिजनेस भी तो बिजनेस से, दूसरे बिजनेस से सामान खरीदता है। तो उस बिजनेस का नाम मैं डेटर की लिस्ट में डाल दूंगा कि वो बिजनेस से हमने पैसे लेने हैं या अजय से हमने पैसे लेने हैं, क्योंकि उनको हमने सामान उधार पे बेचा है और उन्होंने एग्रीमेंट करा है ये पैसे हमें 3 महीने 4 महीने के अंदर दे देगा। सो उस पैसे का मालिक हम हैं, क्योंकि सामान तो हमने बेच दिया। तो ये जो आपने बेचा जिसको, जैसे मैंने कहा सपोज गुड्स सोल्ड टू अजय, आपने गुड्स सेल करा, किसको करा? आपने सामान बेचा अजय को उधार पे अगर बेचा, गुड्स सोल्ड टू अजय ऑन क्रेडिट। अब अजय जो है, हम अपने बुक्स में अजय का नाम लिखेंगे ना, क्योंकि अजय से पैसे लेना है मैंने, तो अजय हमारे लिए डेटर है। हम अपने बुक में डेटर के लिस्ट के अंदर अजय का नाम लिख देंगे, और अजय से हमने मान लो 10,000 रुपए लेने हैं, तो यह हमारी एसेट है क्योंकि हमने सामान दे दिया है, और ये अमाउंट लिख के रख लेंगे डेटर के कॉलम में। और जैसे ही अजय 3 महीने बाद हमें पैसे देगा, उसको हम क्या करेंगे? कैश में ऐड कर देंगे, कैश आ जाएगा, और डेटर की लिस्ट से अजय का नाम को हम हटा देंगे। तो ये हो गया आपका करंट एसेट डेटर। और ये कौन सी करंट एसेट्स के अंदर आता है? ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं डेटर जो है। एक और ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है जो है आपका बिल्स रिसीवेबल। इसका मतलब कोई भी अगर आपने एज ए सेलर, आप सामान बेचते हो, आप सेलर हो, आपने अगर किसी के नाम का बिल बनाया, 3 महीने बाद का बिल बनाया, यानी कि अभी आज के डेट पे अगर आपने बिल बनाया कि हम आपको 10,000 रुपए का या 20,000 रुपए का सामान हम आपको बेच रहे हैं, आपके नाम हम बिल बना रहे हैं, उस बिल में आप साइन कर दो, ठीक है, और वो बिल हम अपने पास संभाल के रखेंगे। अब मान लो बिल बना 3 महीने का, यानी कि उस बिल के पैसे को वो बंदा जो हमसे सामान खरीद के लेकर जा रहा है, उससे हमें वापस लेना है। तो बिल जो है एक प्रूफ हो गया। डेटर में होता क्या है? एक इनवॉइस हम बना देते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन यहां पे अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है, मान लो अनजान बंदा है, कोई कस्टमर है, अब उसको सामान उसने उधार पे मांगा आपसे। अब आप सोच रहे हो, थोड़ा सा आपको रिस्क भी लग रहा है, यार इसको मैं बेचूं नहीं बेचूं उधार पे, लेकिन अगर मैं नहीं बेचूंगा तो किसी और सेलर के पास चला जाएगा, हम एक कस्टमर खो देंगे। इसीलिए हमने क्या करा? हमने कहा ठीक है, हम आपको देंगे सामान, लेकिन हम आपके नाम का एक बिल बनाएंगे, उस बिल पे आप साइन कर दो। सो दीज आर व्हाट, एक डॉक्यूमेंट बना दिया, एक प्रूफ रख लिया आपने अपने पास कि मैंने पैसे लेने हैं। कल को अगर वो बंदा पैसे देने से इनकार करता है, आप उस प्रूफ को कोर्ट में पेश भी कर सकते हो और उसके खिलाफ केस भी कर सकते हो पैसे लेने के लिए। सो एनी बिल द अमाउंट ऑफ विच, कोई भी बिल जिसमें वो अमाउंट लिखा जाएगा, विच इज टू बी रिसीव्ड, जिसे हमें मिलना है इन फ्यूचर, फ्यूचर में आगे जाके मिलना है, लेकिन ये जो मिलना है विद इन 1 ईयर मिलना है, 1 साल के अंदर अंदर हमें ये चीज लेनी है किसी से। सो दीज आर कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। ये भी ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है। ये पैसा हमारा है, हमने लेना है फ्यूचर में किसी से, उसका हक मेरा है, उस पैसे पे हक जो है।
तो बच्चों करंट एसेट्स में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? एक तो हो गया आपका कैश बैलेंस, जो कैश है बैंक में बिजनेस के नाम पे जो अकाउंट खुलवाने के लिए पैसे जमा करा हुआ है, बैंक में जितना पैसा पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस। एक हो गई आपकी, अगर आपने किसी पे और बिजनेस में आपने पैसे डाला हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 1 साल से कम पीरियड के लिए, वो आपको कैश में वापस मिल जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, वो करंट एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल मैंने आपको समझाया, जिसमें दो चीजें आती है, एक हो गई डेटर, एक हो गया बिल्स रिसीवेबल। इसके अलावा दो मेन और करंट एसेट्स है जो आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब बुक्स ऑफ अकाउंट लिखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दोज आर व्हाट? एक होती है बेटे आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये नाम से आपको पता चल जाता है, जैसे आप सब लोगों के पास फोन है, और अगर आपके पास प्रीपेड कनेक्शन है, इसका मतलब ये हुआ आप जिस कंपनी से आप प्रीपेड सर्विसेज ले रहे हो, आप उनको एडवांस में पैसे दे देते हो। एडवांस में पैसे देने के बाद आपको उसका टॉक टाइम, वो सर्विस बाद में देते हैं, है ना? तो प्रीपेड, एडवांस में पैसे देना। सो बिजनेस में प्रीपेड एक्सपेंस बेसिकली हुआ क्या? एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस or which have been paid in advance and for which उस पैसे के बदले में सर्विसेज इज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, उससे हमें सर्विसेज लेनी है, इस जिसके लिए हमने पैसे दिया, इज टू बी रिसीव्ड। टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। ये मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं बच्चों, वो क्या होगा, लेट्स सी। सपोज आप किसी से कोई सर्विसेज ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका जो बिजनेस है, आपकी अपनी जगह नहीं है, आपने किराए पे लिया हुआ, ठीक है? अब जब आपने वो जगह किराए पे लिया हुआ है, आपको रेंट भी पे करना है। अब मान लो आपको इस साल की 21 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 2025 ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। ये जो एक साल का फाइनेंशियल ईयर है, आपने क्या करा, आपके लैंडलॉर्ड ने आपसे कहा कि हमें ना 1 साल की रेंट इकट्ठे देना, मतलब एवरी ईयर यू पे रेंट, साल में एक बार। अब मान लो उन्होंने कहा कि हमें ना रेंट दे दो, एडवांस में दे दो। अब आपने पूछा पूरे 12 महीने की रेंट है कितनी? उस बंदे ने कहा पूरे 12 महीने की रेंट जो है हमारी 1,20,000 रुपए, ये हमें अभी दे दो। आपने क्या करा, अप्रैल में, 1 अप्रैल में, जिस दिन से आपने वो जगह यूज करना स्टार्ट करा, आपके पास ना 2 लाख रुपए पड़ा हुआ था। आपने सोचा ये पैसे ना खर्च हो जाएंगे मेरे, तो आपने क्या करा, 2 लाख रुपया उनको दे दिया। अब 2 लाख रुपए आपने जो दे दिया, वो कहेगा अरे आपका रेंट तो 1,20,000 है, आप 2 लाख क्यों दे रहे हो? बोले रखो इस पैसे को, 1,20,000 करंट ईयर का है, वो तो खर्चा है मेरा, और बाकी जो एक्सेस अमाउंट मैंने दिया, 80,000 जो एक्स्ट्रा दे दिया मैंने आपको, वो अगले साल के रेंट पे इसको एडजस्ट कर देना। यानी कि 80,000 रुपया मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में पे कर दिया, यानी कि इसी को हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब 1,20,000 जो है ये मेरी करंट ईयर की क्या कहलाएगी, एक्सपेंस। और जो बाकी 80,000 आपने प्रीपे करा, प्रीपेड एक्सपेंस, ये जो आपने एडवांस में पे कर दिया, ये नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया आपने। अगर कोई भी पैसा आपने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया, वो इस साल का तो नहीं है, इसकी सर्विसेज आपको कब मिलेगी? इसकी सर्विसेज आपको मिलेगी 2025-26, जो नेक्स्ट ईयर है, 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 तक की। इसमें भी तो आपने 1,20,000 देना है, तो आपने एडवांस में पहले से ही अगले साल का एडवांस में दे दिया। अब आप सोचोगे, आपके मन में ये क्वेरी है, सर ये हमारे लिए एसेट कैसे हुआ? बेटे ये एसेट आपके लिए इसीलिए हुआ क्योंकि इस 80,000 की जो सर्विसेज है,
ये आपको अगले साल मिलेगा, इस साल नहीं मिलेगा। इस साल की जो 1 साल की किराया था, जो जगह को यूज करने के लिए आप सर्विसेज, दिस इज कॉल्ड टेकिंग सर्विसेज, क्योंकि किसी की जगह आप यूज कर रहे हो, तो इस साल का जो खर्चा था वो तो आपने दे दिया, लेकिन जो आपने 80,000 एक्स्ट्रा दिया उसका सर्विस अभी नहीं मिला, वो अगले साल मिलेगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो हम एडवांस में पे करते हैं, जिसका सर्विस हमें फ्यूचर में लेना है, सर्विस नहीं लिया, वो हमारे लिए एसेट है। इस 80,000 का मालिक अभी भी हम हैं। ऐसा क्यों है? अगर मान लो हमने डिसाइड करा 31 मार्च 2025 को, जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, ये साल जब एंड होगा, हमने सोचा कि हमारी बिजनेस ना चल नहीं रही है यहां पे, हमने बिजनेस को बंद करना, या हमने बिजनेस को किसी और लोकेशन में शिफ्ट करना, तो यहां से आपको बिजनेस को हटाना है। तो उस जिसकी जगह आप यूज कर रहे हो उसके पास जाओगे, आप कहोगे सर देखो 2024-25 की जो किराया था वो 1,20,000, वो तो हम आपको दे ही चुके हैं, प्लस जो मैंने 80,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया था वो पैसा हमें वापस कर दो, क्योंकि मैं आपके जगह को आज के डेट पे यानी कि 31 मार्च 25 को मैं ये जगह छोड़ रहा हूं। तो इस 80,000 का जो है रिफंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो जो लैंडलॉर्ड है, वो जो बंदा है जिसकी जगह आप यूज कर रहे हो, उसकी सर्विसेज अभी तक दी नहीं, क्योंकि अगला साल तो आया ही नहीं, तो 80,000 ही इज बाउंड टू गिव यू दैट मनी बैक। वो उसको देना पड़ेगा, वो 80,000 उसने कमाया नहीं है। तो बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ क्या कि जो भी हमने अमाउंट पेड, जिसके लिए हमने अमाउंट तो पे कर दिया, लेकिन सर्विसेज अभी तक मिला नहीं है, बट सर्विसेज येट टू बी रिसीव्ड, अभी तक मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलना है। तो जब तक हमें यह सर्विस मिलना शुरू नहीं होगा, तब तक जितना पैसा आपने एडवांस में दिया है, इसका मालिक आप हो, ये पैसे कभी भी आप उनसे वापस ले सकते हो, इसीलिए यह आपका एसेट है। और कौन सा एसेट है? करंट एसेट। क्योंकि हम क्या करा, आपने कुछ महीनों का या कुछ एक पार्ट आपने जो है एडवांस में दिया। क्लियर है? ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल है बच्चों इसका, उसको दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, उसको हम कहते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का बेसिक मतलब या मीनिंग जो होती है, अगर इजी लैंग्वेज में हम बात करें, वो होती है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करा अपनी तरफ से, ये सारे सर्विसेज के लिए होते हैं, हमने किसी को सर्विसेज दे दिया, सर्विसेज हैव बीन गिवन, जिनके साथ हमने सर्विसेज की एग्रीमेंट करा कि हम आपके लिए काम करेंगे, बदले में आपसे पैसे लेंगे, तो हमने काम तो कर दिया, सर्विसेज हैव बीन गिवन, लेकिन बट द अमाउंट फॉर दीज सर्विसेज इज येट टू बी रिसीव्ड। इसका मतलब यह हुआ येट टू बी रिसीव्ड, इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि हम जो है, सपोज एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, यहां पे उल्टा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम जहां पे बिजनेस कर रहे हैं, या बिजनेस के लिए जो हमने बिल्डिंग खरीदा हुआ है 2 फ्लोर का था, ठीक है। अब 2 फ्लोर का बिल्डिंग था, अब आपने क्या करा, 1 फ्लोर आपने किराए पे चढ़ा दिया, वो खाली पड़ा हुआ था, अब आप हर साल उनसे किराया लेते। अब जो है 1 साल पूरा आपने क्या करा, उसको यूज करने के लिए दिया, या उसने यूज करा आपकी जगह को, तो आपने सर्विसेज दी उसको। क्या सर्विस दी? अपने बिल्डिंग को यूज करने दिया, उसको परमिट करा, दैट इज गिविंग सर्विसेज। बदले में हमने उससे लेना था, मान लो पूरे साल के लिए 24-25, यानी कि 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक उसने हमारी बिल्डिंग को यूज करा, और इस पूरे साल के उसने हमारे को किराया देना था, सपोज पूरे साल के 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपया
अभी तक नहीं दिया। 31 मार्च आ चुका है, आज अप्रैल है, अप्रैल का 6 तारीख है, तो 6 अप्रैल हो गया, लेकिन अभी भी हमें उनसे पैसे नहीं मिला। नया साल भी शुरू हो गया 1 अप्रैल से, तो ये पैसे हमें उनसे लेना है, क्योंकि हम सर्विसेज दे चुके हैं। जैसे ही आपने सर्विस दिया, इसका मतलब इन सर्विसेज के लिए आपने जो पैसा है अर्न कर लिया, कमा लिया, आपने पैसा कमा लिया। देखो, पैसा कमाना और पैसा आना दो अलग अलग डिफरेंट चीजें। पैसा कमाने का मतलब है जिस पैसे को कमाने के लिए आपने जो काम करना था वो काम कर दिया, लास्ट डेट भी निकल गया, अभी तक वो पैसा आपके पास नहीं आया, तो इसीलिए इसको कहते हैं इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अभी कैश आया नहीं है, आएगा। तो ये पैसा जो आएगा शॉर्ट टर्म में आएगा। आप ऐसा तो नहीं ना उसको जाके कहोगे भैया मेरा किराया दे दो, लास्ट ईयर का लास्ट डेट निकल चुका है, साल खत्म हो चुका है, अभी भी किराया नहीं दिया आपने, तो ये पैसा आप अर्न कर चुके हो। और ऐसा नहीं है कि आप कहोगे अच्छा अगले साल दे देना, ना, मुझे अभी चाहिए ये पैसे, विद इन 1 मंथ के अंदर चाहिए, 2 मंथ के अंदर चाहिए। उसने कहा ठीक है सर, थोड़ा पैसे की तंगी है, हम आपको ये पैसे 2 महीने बाद दे देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, इस साल का किराया और पिछले साल का जो रह गया है, जो हमारी एक्रूड इनकम है, वो भी साथ में दे देना, तो 2 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा ये पैसे आपको। देयरफॉर दीज आर व्हाट, करंट एसेट्स। तो ये क्या हो गया आपका, एक्रूड इनकम। बच्चों, अभी तक हमने एसेट्स के 2 अलग अलग टाइप ऑफ एसेट्स कवर करा, हमने पढ़ा। द फर्स्ट वन वाज नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। सेकेंड वन वाज करंट एसेट्स, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में हम कन्वर्ट करने का इंटेंशन होता है हमारा। और जो थर्ड कैटेगरी ऑफ एसेट्स है, दीज आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। देखो नाम से पता लग रहा है फिक्टिशियस वर्ड आया है फिक्शन से, सो फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स are actually not real assets but still they are shown as an asset। क्यों, ऐसा क्यों है? देखो, ये एसेट्स, ये जो एसेट्स होता है, ना तो आपके टेंजिबल एसेट है जिसको आप देख सकते हो, ना ही कोई इंटेंजिबल एसेट्स है जो कुछ राइट्स है जो आपकी एसेट है जिसको आप देख नहीं सकते हो, जैसे हमने फिक्स एसेट्स के टाइप्स में पढ़ा। दोनों में से कुछ भी नहीं है ये, तो फिर है क्या ये वो सारे लॉसेस होते हैं या एक्सपेंडिचर होते हैं, बड़े बड़े एक्सपेंसेस करते हो आप, ह्यूज एक्सपेंसेस, जिसका बेनिफिट 1 साल नहीं लेते आप, 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आप उसका बेनिफिट लेते हो, 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आप उसको यूज करते हो, ठीक है। तो उसकी जो टोटल एक्सपेंस है, जो पूरा आपने पे करा, या टोटल जो लॉस हो गया आपका, आप क्या करते हो, उसको धीरे धीरे करके उसको कई सालों में बांट देते हो। एक ही साल की एक्सपेंस में सारा का सारा एक्सपेंस एक ही साल में नहीं दिखा देते। देखो मैंने लिखा हुआ है, इसको कहते हैं नॉट रिटन ऑफ। रिटन ऑफ का मतलब है, नॉट रिटन ऑफ का मतलब है नॉट शोन एज एन एक्सपेंस इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। यानी कि जिस दिन हमने ये एक्सपेंस पे करा, हमने बहुत बड़ा एक्सपेंस पे करा और हम इस एक्सपेंस से कई सालों तक इसको यूज करना चाहते हैं, इस चीज को, इसीलिए हमने क्या करा, इस एक्सपेंस को कई सालों में बांट दिया और थोड़ा थोड़ा करके हर साल के एक्सपेंस में हम खर्चे में हम दिखाते गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी तरह समझाता हूं मैं आपको, यहां से क्लियर हो जाएगा फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, जो रियल एसेट्स नहीं होते फिर भी हम उनको एसेट्स दिखाते हैं। ये हो सकता है आपका ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। आपने क्या करा, एडवर्टीजमेंट में आपको पता है आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। अगर नया प्रोडक्ट मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हो तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। मान लो एक नया टाइप का पेन बना रहे हो, अब लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि हमारा जो कंपनी है या हम जो है, हमारा जो बिजनेस एंटरप्राइज है, हम एक नई तरीके की चीज को मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहले उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस या अवेयर करवाओगे, लोगों को जानकारी दोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में कि नया प्रोडक्ट हमारी तरफ से लॉन्च मार्केट में हुआ है, जो अक्सर आप टीवी वगैरह में कमर्शियल्स वगैरह देखते हो, एडवर्टीजमेंट देखते हो। अब आपने सोचा ये एडवर्टीजमेंट जो मैं करवाऊंगा, किससे करवाऊंगा, एक सेलिब्रिटी को पकड़ता हूं, विराट कोहली को पकड़ता हूं कि भाई मेरा ये नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, ऐड कर दो हमारी। अब विराट कोहली ने कहा मैं कर तो दूंगा,
लेकिन मैं ये पैसे जो है 4 करोड़ रुपया लूंगा इस ऐड को करने के लिए। ऐसे ही होता है, ये तो मैंने कम बोला, इससे भी ज्यादा लेते हैं। तो हमने सोचा ठीक है, एक बार को तो हम कर सकते हैं, ये इतना पैसा तो है कि हम एक बार के लिए 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। तो इससे लोगों को अवेयरनेस होगा, लोगों को पता लगेगा हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आया और लोग उससे खरीदेंगे। तो अब देखो, आपका ऐसा तो नहीं है आप टाटा बिरला या रिलायंस हो, ठीक है, वो लोग तो हर साल हजारों करोड़ रुपया वो लोग सिर्फ एड में खर्च कर देते हैं। लेकिन हमारी जो है छोटी मोटी बिजनेस है, इतना पैसा हम हर साल एडवर्टीजमेंट में खर्च नहीं कर सकते। तो ये जो विराट कोहली को हमने पैसे दिया 4 करोड़ का, हमने सोचा कि इसी एड को 4 साल तक चलाऊंगा। ठीक है, हर साल इतना पैसा देने के लिए, बार बार नया ऐड बनाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तो इस ऐड को मैं 4 साल चलाऊंगा। अगर मैं इस ऐड को 4 साल चलाऊंगा, इसका मतलब इस ऐड से जो भी बेनिफिट होगी उसको मैं 4 साल तक कंटिन्यूअसली उसकी बेनिफिट लूंगा, उसी पुराने ऐड को चला चला। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 करोड़ का खर्चा है इस ईयर, करंट ईयर जो चल रहा है हमारा, मान लो 25-26 हमारी करंट ईयर है, तो हमने कहा 4 साल में से 1 साल तो ये वाला साल हो गया। 4 करोड़ रुपया आपने अगर 4 साल के लिए खर्च करा तो पर ईयर खर्चा कितना हो गया, 1 करोड़। तो इस साल 25-26 में एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपने बुक्स में कितना दिखाओगे, 1 करोड़ रुपया। अब पैसा तो आप दे चुके हो विराट कोहली को 4 करोड़ रुपया, उससे उधारी थोड़ी करोगे, लेकिन ये 3 करोड़ रुपया जो आपने खर्च करा, जो उसको दे चुके हो एडवर्टीजमेंट के लिए, ये 3 करोड़ रुपया जो है अभी आपने खर्चे में, एक्सपेंस में दिखाया नहीं है, क्योंकि इस 3 करोड़ का जो भी बेनिफिट आप लोगे अगले 3 सालों तक लोगे। यानी कि जो 26-27 वाला ईयर होगा वहां पे आप लोगे इसकी बेनिफिट, 27-28 में ये ऐड चला के उसकी बेनिफिट लोगे, और 1 अप्रैल 28 से लेके 31 मार्च 29 तक इसी ऐड को चला के इसकी बेनिफिट आप लोगे। तो अगर आप बाकी 3 करोड़ की, करंट ईयर तो दिखा दिया आपने, इस साल की जो भी आपका खर्चा होगा प्रॉफिट निकालने के लिए, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जब करोगे, एक्सपेंस में सिर्फ आप 1 करोड़ ही दिखा रहे हो, बाकी 3 करोड़ आप दिखा नहीं रहे हो। लेकिन अगर आपने किसी को पैसे दे दिया और इसकी बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलना है, किसी भी बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट जो हमें फ्यूचर में मिलना है, उसका हकदार है वो हमारे एसेट है। सो इस 3 करोड़ रुपया जो है इसको हम एसेट मान के चलेंगे। लेकिन ये हमारी एक्चुअल एसेट थोड़ी है, पैसा तो गया आपका, कैश में से कम हो गया 4 करोड़। 1 करोड़ तो चलो आपने हिसाब दिखा दिया कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा इस साल का 1 करोड़ है, बाकी 3 करोड़ तो आपने दिखाया ही नहीं, कैश तो कम हो गया। अगर कैश कम हो गया तो कैश भी हमारी एसेट है, लेकिन उस कैश को जो कम हुआ इसको हम क्या करेंगे, एक ऑल्टरनेट एसेट के नाम पे कन्वर्ट कर देंगे। कैश तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें इन 3 करोड़ से बेनिफिट मिलेगा, तो वो कैश वाली एसेट नहीं है, दूसरा एक एसेट का नाम लिख देंगे और उसको कहेंगे फिक्टिशियस एसेट। तो आपका 1 करोड़ जो है, जो इस साल आपने खर्चे में दिखाया वो एक्सपेंस है, बाकी 3 करोड़ जो आपने एक्सपेंस में इस साल नहीं दिखाया उनको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। और आगे जाके एक टर्म पढ़ेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो इसी का एग्जाम्पल है ये 3 करोड़। सो ये हो गए बेटे आपके सारे एसेट्स, जो है कंप्लीट हो गया। क्या क्या एसेट्स एक बिजनेस में हो सकता है, ये सारे कैटेगरी ऑफ एसेट्स हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टर्म को हम सीखेंगे। थैंक यू।